কোনোদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। 56 ইঞ্চি আর দেখিও না, 56 ইঞ্চি দেখিয়ে 560 ইঞ্চি মিথ্যে কথা বলা। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और स्वागत करती हूं आज एक विशेष प्रस्तुति में। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कई तरह की वहां पर बातचीत की और किस तरीके से वहां पर चीजें की जा रही थी उसको लेकर भी वहां पर बातचीत की। आपको बता दें कि कई लोग वहां पर गए हुए थे और उसके बाद जो हिंसा वहां पर हुई, जो झड़प वहां पर हुई, उसके बाद में लोगों से मिलने के लिए कूच बिहार पहुंच गए। जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार पहुंचते ही ये कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने संविधान की रक्षा के और उसे बनाए रखने के लिए, लागू करने के लिए प्रयास करूं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय संपाला ने भी 13 और 14 मई को बंगाल दौरे का ऐलान किया और अपनी टीम के साथ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात के लिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के सीएम ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति आयोग से कहा था कि कोरोना के चलते फिलहाल दौरे को टाल दिया, लेकिन विजय संपाला ने सरकार के अनुरोध के बाद भी 2 दिन के दौरे की यहां पर बात कही है और इसी पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि बंगाल हिंसा के बाद में जो यहां पर गवर्नर ने दौरा किया है, जो कूच बिहार वहां पर गए हैं और उसको लेकर किस तरीके की बातचीत यहां पर की जाएगी, उस पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फरीद खान जो कि टीएमसी नेता है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और यहाँ पर नवीन मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता है बंगाल से, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। तो जिस तरीके से यहाँ पर कूच बिहार के लिए गवर्नर वहां पर गए, बंगाल हिंसा लगातार पूरे देश भर की आंखों में है और कहीं ना कहीं वहां पर लोग भी बोल रहे हैं कि अब इस बंगाल हिंसा पर अंकुश लगाना चाहिए और उसको लेकर एक बड़ा बवाल जो है वो पूरे देश में देखा गया। तो नवीन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो कूच बिहार गवर्नर को वहां पर जाना पड़ा और वहां पर लोगों से मिले, तो क्या लगता है आपको, क्या किस तरीके से वहां पर जो है वो व्यवस्था देखी जा रही है? अंशुल जी, राज्यपाल प्रत्येक राज्य में माननीय महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं जी, और राज्यपाल संवैधानिक पद पे होते हैं और राज्यपाल की गरिमा राज्य में रह रहे आम जनता की सुरक्षा से लेकर के संप्रभुता और अखंडता कैसे समुचित रूप से राज्य में कायम रहे जी, इसकी रिपोर्टिंग राज्यपाल गृह मंत्रालय और माननीय राष्ट्रपति जी को करते हैं। जिस ढंग से चुनाव का कार्यकाल 2 महीने का बीता और माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में उनके तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से पूरे पश्चिम बंगाल में एक आतंक का कहर फैलाया और जिस ढंग से सैकड़ों बहनों की असमत लूटी गई, एक बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, दुकानें लूट ली गई, हजारों हजार के लोग जो है आज भी परिवार के साथ अपने गांव के छोड़ के भाग रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के गांव का गांव जला दिया गया। और जिस ढंग से मुख्यमंत्री, राज्य का होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और तमाम तृणमूल के बड़े नेताओं की चुप्पी, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी प्लान के साथ किया गया ये षड्यंत्र था और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल के पद पे रह के और उन्होंने जिस ढंग से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता अपनी व्यक्त की है और शीतल कुछ बिहार में जाकर के वहाँ जो भी शरणार्थी हैं उनसे उन्होंने वार्ता किया, उनके दर्द को उन्होंने कम करने का काम किया। शरणार्थी जो बंगाल से छोड़ के आसाम में जाकर के शरणार्थी रह रहे हैं जी, ठीक है, उनसे मिलकर उनको मरहम लगाने का काम किया। ठीक है, उन्होंने तो वहां जाकर मुख्यमंत्री का रवैया, इस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया इतना नाकारा और नकारात्मक, निश्चित तरह से लोकतंत्र की हत्या कही जा सकती है और संविधान के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात कहा जा सकता है। चलिए, ठीक है, फरीद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फरीद जी, आपसे जानना चाहूंगी, गवर्नर को वहां पर जाना पड़ा, लोगों से बातचीत करनी पड़ी और जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो ये लग रहा है अब तो कि गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उनसे खफा है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि जो वहां पर जो हिंसा हुई है वो उसमें लिप्त है।
देना चाहिए कि ये एक इलेक्टेड सरकार है। अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन के नहीं हुए, 2 तारीख को रिजल्ट निकला है और पूर्ण बहुमत से ये सरकार आई है। और नवीन जी ये जो कह रहे थे वहां पे षड्यंत्र के तहत कुछ हुआ था, तो हम भी ये मानते हैं कि शीतल कुची ने इन लोगों का इलेक्शन कमीशन के जरिए और पुलिस के जरिए षड्यंत्र के तौर पर ही लोगों की हत्या की गई थी, जो वहां पे नरसंहार किया गया था। मगर उस वक्त महामहिम राज्यपाल जी कभी नहीं गए, उतने दिन तक उनकी कोई आवाज भी नहीं आई। और आज जब ये पूर्ण बहुमत सरकार आ गई है, जब वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है, आज वहाँ पर राज्यपाल जाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे इन लोगों की और भाजपाइयों की क्या मंशा है, क्योंकि अगर मंशा सही होती तो एक राज्य का एक तो सिस्टम होता है, चीफ सेक्रेटरी के जरिए खबर दी जाती है, अरेंज किए जाते हैं, महामहिम पीठ से बताते हैं कि वो जा रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री। अगर आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण वहां पर रवैया है, तो फिर 300 से 400 लोगों को क्यों अपना सब कुछ छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्यों आसाम में जाकर जो है वो शरण लेनी पड़ी? देखिए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, शांति है, बिल्कुल शांति है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी के पास एक फेक न्यूज यूनिवर्सिटी है। जो फेक न्यूज आपने बहुत सी देखी होंगी, वो चीज को बना बना के करते हैं कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच बन जाए। तो वो है, उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपने भी कुछ दिन पहले देखा, हमारे मित्र नवीन जी को भी समझना चाहिए और उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये चुनी हुई सरकार है। अगर ये इतनी बुरी सरकार होती तो इतने पूर्ण बहुमत में यहाँ पर नहीं आती। असल में ये लोग इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे भी इनके पास है क्या? आज इन्होंने जो 3 महीना पहले इनके पास एक नेता आए हमारे यहाँ से गए हुए, उनको इन्होंने अपोजिशन का मेन लीडर बनाया, यानी इनके पास तो कोई है ही नहीं। जिस तरह से आसाम में कांग्रेस से उधार लिया हुआ लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो इनके पास अपना कुछ नहीं है। तो एक राज्यपाल बचे हैं, राज्यपाल से ये राजनीति करवाना चाहते हैं। राज्यपाल एक अलग रुतबा होता है, एक अलग मर्तबा होता है। राज्यपाल को राज्यपाल की जगह रहना चाहिए, न कि राज्यपाल यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए। ठीक है नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि राज्यपाल के द्वारा आप राजनीति करवा रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं वो राज्यपाल के द्वारा राजनीति करवा रहे हैं, राज्यपाल को राज्यपाल रहना चाहिए। अंशुल जी, मैं आपको बता दूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार है और ममता बनर्जी को बड़ा मैंडेट मिला है और राज्य के 9-9.5 करोड़ जनता की वो मुख्यमंत्री है। लेकिन आज जिस ढंग से कूच बिहार में राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 1 नंबर नागरिक होते हैं राज्य के, उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के गुंडा वाहिनी के द्वारा हमला करना और सेरा विश्व बांग्ला की पुलिस का मौन रहना कहीं ना कहीं षड्यंत्र को आज पूरी रूप से बेनकाब कर दिया। सेकेंड, मेरे मित्र फरीद खान साहब बोल रहे थे, तृणमूल के अच्छे नेता हैं, वो बोल रहे थे अभी। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल हिंदुस्तान का कश्मीर के बाद दूसरा राज्य है जहाँ की हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी जान, इज्जत और आबरू बचाने के लिए दूसरे राज्यों में जाके शरण लेनी पड़ रही है। ममता बनर्जी को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। राज्यपाल को ही नहीं, राष्ट्रपति जी को अविलंब पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। नहीं, इन्होंने तो सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया ना कि बीजेपी जो है वो राज्यपाल के द्वारा राजनीति करवा रही है। अभी तक सब शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन उसके बाद वहां पर गए। अंशुल जी 2 तारीख के बाद जिस ढंग से एक खास समुदाय के लोगों के ऊपर पूरी पश्चिम बंगाल में घर घर से निकाल करके बलात्कार करना, हमारी बहनों के ऊपर आग लगाना, गांव का गांव लगाना, कश्मीर के बाद ये पहला राज्य है जहाँ इज्जत और आबरू बचाने के लिए लोग दूसरे राज्य में शरण ले रहे हैं। शर्म आना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म आना चाहिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को। हिंदू समुदाय को अपनी जान आबरू बचाने के लिए दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ रही है। हिंदू समुदाय के बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की एक महिला मुख्यमंत्री अपनी आबरू जिनकी लूटी जा रही है उनके बारे में न बोल करके सरकार की राजनीति कर रही है। ठीक है, मैं फरीद जी से, नवीन जी, मैं फरीद जी से ही पूछ लेती हूँ ना सारी चीजें। ठीक है फरीद जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो है वो तो सभी को लग रहा है भाई, सिर्फ बंगाल के लोग ही नहीं, अब तो पूरे विश्व, पूरे देश भर से ये आवाजें उठने लगी है कि बंगाल की जो हिंसा है उस पर कार्रवाई की जाए, उसको किया जाए। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि परिणाम होने के बाद में जो आगजनी वहां पर की गई, जो लोगों को मारा पीटा गया, उसके विजुअल सामने आए, उसके शॉट सामने आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी कार्यकर्ता की जो भूमिका रही वो कहीं ना कहीं रही। इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अंशु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए जब इलेक्शन हो जाने के बाद से
कुछ वर्कर्स होते हैं जिनका आपसी अपने कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, उनमें होता है जिसमें काफी वर्कर 17 से 18 लोग मारे गए। ये मैं आप बात को एक्सेप्ट करता हूँ, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे भी कार्यकर्ता हैं। ये बात नहीं, किसी के भी घर में नुकसान हो, माँ बाप किसी के भी जाए घर से कोई भी नुकसान हो, उसका हमें अत्यंत दुख है। हर किसी में नहीं तो इस तरीके से पूरा आगजनी की जो घटना है वो सामने आ जाना। अब अगर मान लीजिए अगर आपकी सरकार ना होती, बीजेपी की होती, तो क्या बीजेपी वाले भी आगजनी की घटनाएं करते? अंशुल जी, हजारों हजार की कार्यकर्ता हमारे आज भी घर से बाहर है। गांव के गांव में आज भी आग लगाए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के आज भी मारे जा रहे हैं। पुलिस मुक्त बनी, एफआईआर नहीं हो रही है, सीडी नहीं हो रही है। लेके आइए, मैं उनको घर में घुसाने का काम करूंगा। आप कौन कौन नेता हैं, कौन कौन कार्यकर्ता, आप उनकी लिस्ट हमें भेजिए। मैं पर्सनली जाकर अपने सीनियर नेताओं के साथ जाकर उनको घर में घुसाने का काम करूंगा। आप मुझको लिस्ट भेज दीजिए। फरीद खान साहब का जो राजनीतिक क्षेत्र है, फरीद खान साहब का जो राजनीतिक क्षेत्र है, उस इलाके में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के 63 नंबर वार्ड के 62 मिर्जा गालिब स्ट्रीट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार भगाया 2 तारीख को। और रोड में जो हमारी बनी ऑफिस है उसको तोड़ डाली, उस ऑफिस के टेबल तोड़ डाले, चेयर ले गए, और आज भी कब्जा है रोसी पार्क सिटी के साउथ। दोनों मुख्य दर्शक बने हुए हैं और लोग सरकार की रूपरेखा और उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी का वही क्षेत्र है जहाँ वो 10 साल एमएलए रही है, और यहाँ से भाग के नंदीग्राम गई जहाँ शुभेंदु अधिकारी ऑफिशियल लीडर ने उनको हरा करके उस राज्य से भेजा है। नैतिक पतन तो ममता बनर्जी का उसी दिन हो गया पश्चिम बंगाल में, जिस दिन वो चुनाव हार गई है। नवीन जी, अगर आप रास्ते पर कोई भी पार्टी ऑफिस बना के रखिएगा इनलीगल, तो आपने टेम्पोररी बनाया हुआ तो टेम्पोररी आपको हटा देना पड़ेगा। ना कि आप ये मानते हैं कि रास्तों पर आपके पार्टी ऑफिस बना दिए जाए जो आपने टेम्पोररी बनाया। पूरे कलकत्ता महानगर में 5000 ऑफिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरन बनाया हुआ है पूरे रोड के ऊपर में। आपके कार्यकर्ताओं ने जबरन उसके ऊपर ईंट से चुनाई करवा दी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे फुटपाथ को कब्जा कर लिया पूरे कलकत्ता महानगर में। ठीक है फरीद जी, बात भी बोलने नहीं देते हैं आप किसी को। आपके उस इलाके में तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा की ऑफिस कब्जा कर रही है। एक भी तृणमूल का कार्यकर्ता बोलने वाले नहीं है, एक भी लीडरशिप बोलने वाले नहीं है। किसी का थाना और डीसी साहब मुख्य दर्शक बने हुए हैं ऑफिस है कि हमें ऑफिस कब्जा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ ऑफिस चाहिए होंगे तो हम लोग बोलिएगा, हम लोग आपको जगह दे देंगे। हमको मालूम है आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जब आप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और उनके नेताओं ने जो कब्जा हमारा जगह किया वही हमको वापस है ना, हमारी जगह है वो। अरे हम आपसे क्या कब्जा करेंगे? आप तो हमारे नेताओं को चुरा के धमका के अरे भाई नेता नहीं, आप तो उस पार्टी के पॉलिटिशियन है जिसके मुख्यमंत्री अपने पद से चुनाव हार जाते हैं और जीते हुए 200 एमएलए पर आपको विश्वास नहीं है और पुनः पदलोलुपता के शिकार होकर मुख्यमंत्री शपथ लेती है। ठीक है नवीन जी आपसे भी बात करूंगी। ठीक है नवीन जी, आपसे भी बात करूंगी। मैं फरीद जी से पूछना चाह रही हूँ। फरीद जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगते रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर और जो स्थिति भी सामने आई है और जो लोगों की यहाँ पर आवाज भी है और गवर्नर को वहां पर उतरना पड़ा, तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि जो 300 से 400 लोग हैं उनको वहां पर अपना घर बार दुकान जो भी जमी जमाई व्यवसाय है उन्हें छोड़कर जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो नाकामी है। अंशु जी, मैं आपको पूरी तरह से निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महामहिम जी पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। आज जो जहाँ पर गए हैं, शीतलकुची में गए हैं, कुछ बिहार में गए हैं और मुख्यमंत्री का हमला जो कर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो फिर वहाँ पर हमले की ठीक है, फिर वहाँ पर जो 4 सदस्यीय कमेटी थी उस पर भी हमला हुआ कि वो जमीनी हकीकत जो है वो निकाल के लेके आए, उन पर भी यहाँ पर हमला हुआ। फिर बीजेपी वालों पर हमला भी हो रहा है। शोर मचा, शोर वाली बात है कि किसी को बोलने नहीं देते और हल्ला करते रहते हैं। कुछ बिहार बांग्लादेश का अंग नहीं, हिंदुस्तान के बंगाल का अंग है। कुछ बिहार बांग्लादेश या पाकिस्तान का अंग नहीं है, हिंदुस्तान के बंगाल का एक सपुर्दा अंग है। ठीक है, आज जो फरीद जी जो ठीक है कहीं न कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र का परिणाम है बिहार बंगाल में ही और हिंदुस्तान का राज्य का गवर्नर 1 नंबर नागरिक बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ताओं के और दूसरे अपोजिशन के नेताओं की क्या सम्मान करेगी आपकी सरकार और आप क्या सम्मान करेंगे जब राज्य के गवर्नर की क्या सम्मान आपके राज्य में नहीं है? ये शेर बांग्ला आप लोग बोलते हैं ना, शेर बांग्ला पुलिस, शेर बांग्ला पुलिस कितना बड़ा कायर पुलिस है। नहीं, शेर बांग्ला पुलिस कितना कायर पुलिस है ये समझ में आया कुछ बिहार के अंदर कितना बड़ा कायर पुलिस है। ठीक है नवीन जी, मुझे भी तो बोलने तो दीजिए। नवीन जी, क्या मैं भी तो सवाल कर लूं? मतलब आप जी अंशुल जी
नवीन जी मुझे भी थोड़ा सा बात करने दीजिए। फरीद जी, जिस तरीके से सामने हालात यहाँ पर सामने आ रहे हैं और उसके बाद में इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता वाकई में कि किस तरीके से जो वहां पर अराजकता का माहौल है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से वहां पर टीएमसी की सरकार बनी है, ममता बनर्जी ने फिर से वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अराजकता का माहौल जो है वो वहां पर लगातार अभी भी जारी है। अभी मान लीजिए अभी जो अभी कुछ दिनों से शांतिपूर्वक माहौल है उसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो परिणाम आने के बाद जिस तरीके से अराजकता, तो किस तरीके की ये राजनीति है? तुष्टीकरण के कारण हर चीज को दरकिनार कर देना भी तो सही नहीं है ना। ममता बनर्जी पंडाल बंद करा देती हैं कई बार, उसके बाद वहां पर जो है कितने सारी चीजें वहां पर होती रहती हैं। मैं बोलूं कुछ अब या नवीन जी बोलेंगे? नहीं, आप ही से तो पूछा, मैं नवीन जी को तो चुप करा दिया मैंने। आप ही से सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। पीछे बोल रहे थे ना, इससे मैंने पूछा। देखिए, आपने ये बताया है कि पूजा नहीं होती, नहीं, ये सब इलेक्शन ही हथकंडे थे इन लोग के, ये सारे के सारे फेल हो चुके हैं और बंगाल की जनता ने इनके इस हथकंडों का जवाब दे दिया है। रहा हमले की बात, तो इन लोग का हमेशा जो भी हमले होते हैं वो सुनियोजित हमले होते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि नड्डा जी आए थे, उनकी काफिले पे हमले पड़े, लॉकेट जी की गाड़ी के कांच तोड़े गए, लेकिन आपने बाद में देखा कि कांच गाड़ी के अंदर से ही कोई पत्थर मार के, लाठी मार के तोड़ रहा था। तो ये लोग एक गेम प्लान बना के चलने की कोशिश करते हैं लोगों की। आज गवर्नर के हमले पे कुछ बोले फरीद खान साहब, आप गवर्नर के हमले पे चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। आप बहुत बोल रही है, गवर्नर के हमले पे कुछ तो बोलिए आप। मैं सब बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए, मैं बोलूंगा तो जी। अब मैं नवीन जी की बातों पे आता हूँ। नवीन जी हमारे यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, हमारे अच्छे मित्र भी है, अक्सर हम लोग की रास्ते में मुलाकात भी होती है और हम लोग अच्छे से सलाम दुआ भी होती है। नवीन जी भी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं। मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूँ, आज तक उनको कोई तकलीफ हुई? आज तक क्या उनको घर में घुसने में कोई प्रॉब्लम हुआ? आज तक जब कहीं कोई लोग अफ्तारी करते रहते हैं, मुसलमान भाई लोग, वो जाके बीच में बैठ जाते हैं, क्या उनको किसी ने वहां से उनको भगाया? मैं तो अभी जो मुद्दा है उस पर बात करिए ना फरीद जी, मैं वो वाली बात नहीं, मुद्दा जो है उस पर बात करिए ना। लेकिन डायमंड हार्बर रोड, वीरभूम या अगर इतना ही सब कुछ है, अराजकता का माहौल वहाँ पर नहीं है, तो फिर गवर्नर को क्यों वहाँ पर जाना पड़ा लोगों से बातचीत करने के लिए? देखिए, अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो सारे के सारे लोग घर सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता देना चाहता हूँ और नवीन जी से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जहाँ पर हैं वो हमको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएं, बल्कि नवीन जी हमसे खुद मिलें। मैं खुद उनको अपने मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगा और हर एक इंसान को उनके घर पे अगर कोई गया है वापस तो लौटाया जाएगा। और अगर इनकी झूठी कहानी है तो झूठी रह जाएगी, लेकिन अगर ऐसा है, इसमें राजनीति ना करें। हर इंसान का हक है जीने का, शांति से जीने का। मैं आपसे दावा करता हूं, शांति से जीने का है, ठीक है। नवीन जी आप क्या कहेंगे? जैसा कि ये कह रहे हैं कि शांति से जीने का हक है, लेकिन जो हालात वहां पर हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उससे तो नहीं लगता कि शांति से जी पा रहा है वहां पर। मैं आपको अंशुल जी बता दूं, फरीद खान जी बड़े बड़ी नेता है मेरे एरिया के, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है। मैं आपको सच बताऊं, हम लोग राजनीति का अलग पहलू है। अंशुल जी, सबसे पहले तो उनको ये मैं बता दूं कि आज चांद रात उनको ईद की बधाई भी देता हूँ। उनको ये ना लगे कि भाजपा वाले इनको ईद की बधाई देता हूँ। मैं सबसे बता दूं कि फरीद खान जी जिस बहुत शुक्रिया आपको। फरीद खान जी जिस चरित्र के नेता और सामाजिक समरसता उनकी, वो जिस पार्टी में गलत पार्टी में वो है। फरीद खान जी जो भाषा बोल रहे हैं वो अपने पार्टी के नेताओं को सुनाने के लिए और अपने पार्टी के नेताओं को जानने के लिए मजबूर हो कैसी भाषाओं को बोल रहे हैं। फरीद खान जी को पता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 2 तारीख के बाद किस ढंग से हमारी बहनों की किस्मत लूटी गई, हजारों गाँव जलाए गए, हजारों कार्यकर्ता अपने रोड पे हैं। फरीद खान साहब सब कुछ जानते हैं कि मजबूर है, फरीद खान साहब बोल नहीं पा रहे हैं। फरीद साहब कभी झूठ बोलने वाले राजनेता नहीं है, मजबूरी बस कहीं ना कहीं जिस पार्टी में है वो पार्टी अलग है। अभी मैं उनको आमंत्रण देता हूं कि अभी भी दिल की आवाज को सुने, फरीद साहब को सुनना चाहिए और सच्चाई से वास्ता रख करके सच्चाई के पद से कभी नहीं हटना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में राज्य का गवर्नर अगर कुछ बिहार में सुरक्षित नहीं है और शेरे बंगला पुलिस वहां मौन दर्शक के रूप में बैठी हुई है और तृणमूल के कार्यकर्ता गवर्नर पे हमला कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदा का विषय नहीं है। ये संविधान का हमला, ये राष्ट्रवाद के ऊपर हमला है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की चुप्पी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गवर्नर के ऊपर हमला एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से भी और राज्य की जो बड़ी एजेंसी है उनसे भी कि गवर्नर के ऊपर हुए हमले की मजबूत जांच हो, गंभीरता से जांच हो, एक एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी से जांच करवाई जाए कि महामहिम गवर्नर के ऊपर किस ढंग से हमले किए गए। गवर्नर राज्य का 1 नंबर प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और पश्चिम बंगाल में गांव देहात से जो मारे गए लोग हैं,
या जिनसे जबरन जिनकी असमत लूट ली गई, गाँव से लोगों को भगा दिया गया, उससे जाकर के गवर्नर मिलकर मानहा लगाने का काम करते हैं। जो संविधान का रक्षा है, राष्ट्रवाद का रक्षा है, भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता की रक्षा है। और उस रक्षा करने वाले एक गवर्नर के ऊपर इस ढंग से हमला, निश्चित तौर पे ये देश के कहीं न कहीं अखंडता के ऊपर हमला है, राष्ट्रीय एकता के ऊपर हमला है। ठीक है, इस हमला के बारे में फरीद खान साहब अपने नेतृत्व को बताइए। ठीक है फरीद जी से, ठीक है नवीन जी, ठीक है ठीक है। फरीद जी, आपसे भी एक बात यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ। जिस तरीके की बंगाल की पृष्ठभूमि हम देखते हैं, बंगाल में कितने ही लोग हैं, विवेकानंद जी को देख लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को देख लीजिए, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी चीजें दी है, हमारा राष्ट्रगान, हमारा वंदे मातरम हमें वहां से मिला है, तो वीरों की भूमि वहां पर रही है। चाहे सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, तो इतनी विभूतियां, महान विभूतियां हमें बंगाल से मिली है, और आज बंगाल में अराजकता का, उसी भूमि पर बंगाल में जो है वो अराजकता का माहौल है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल है ना, इस पर तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, बंगाल की धरती हमेशा से प्रतिवादी धरती रही है। जिस तरह से आपने बताया, स्वामी विवेकानंद की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है, और साथ ही साथ ये खुदीराम की धरती है। अब रही यहाँ पर लोग प्रतिवाद करना जानते हैं, वो लोग भले आपसे कुछ कह नहीं करें, वो प्रतिवाद को जरूर करेंगे। इसीलिए आज जब गवर्नर गए, अगर उस प्रतिवाद को ये हमला कहते हैं, तो इनकी अपनी सोच, अपनी मानसिकता है। गवर्नर को लोगों ने, हमारे पार्टी के वर्कर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है। मतलब आप नहीं मानते हैं कि वहाँ पर अराजकता का माहौल है, वहाँ पर लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं? मैं बता रहा हूँ कि आप कल तक की रिपोर्ट लीजिए, पूरी शांति है वहाँ पे, मैं यही समझता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अभी जब शांति हो गई तो जाने की क्या जरूरत है। अब एक बात बताइए, जब पूरा इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर पूरा गवर्नर के हाथ में ही था, हजारों कार्यकर्ता गाँव छोड़े, हजारों कार्यकर्ता हमारे गाँव नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं गए? जब उनको आपके आईजी डीआईजी साइलेंट बैठे हुए हैं, आप होम सेक्रेटरी चीफ डीजीपी बैठे हुए हैं। खान साहब ये समझिए, हजारों कार्यकर्ता, हजार की कार्यकर्ता हमारी बहनें बच्चों को लेकर खेतों में घूम रही हैं, गांव से बाहर घूम रही है, दूसरे राज्यों में घूम रही है, उस पर विचार करिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, राष्ट्रीय एकता का विषय है। फरीद खान साहब दूसरी की बातों को काट देते हैं, ये करते हैं आप, या आप बोल लीजिए, मैं बोलिए, मैं चुप रहूंगा, या जब मैं बोलता हूँ तो प्लीज मुझे सुन ले, मैं भी थोड़ा ही बोल रहा हूँ। खान साहब, सच्चाई का सामना करनी चाहिए, आप अच्छे राजनेता हैं, सच्चाई का सामना, पार्टी का पक्ष भी रखिए, सच्चाई का भी सामना करिए। ठीक है फरीद जी, नवीन जी, ठीक है फरीद जी, नवीन जी, यहाँ जो ठीक है जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे वो उस मुद्दे तक पहुंच नहीं पाई है, समय की हमारे पास कमी है, हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और हमसे इस चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम जो बात कर रहे थे बंगाल की हिंसा पर, जो राजनीति है वो की जा रही है, गवर्नर को वहां पर जाना पड़ा और 300 से 400 लोग अपना घर, अपना व्यवसाय वहां पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और असम में जाकर शरण लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं बंगाल में अराजकता का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जब हमने इस पर चर्चा करनी चाहिए तो चर्चा का कोई निष्कर्ष तो फिलहाल नहीं निकला, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि बंगाल में अराजकता का माहौल तो है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।